हेलो ऑल, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि मैं ये वीडियो ना काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहती थी, बट पता ही नहीं क्यों ना अजीब सा वो था। दरअसल मेरी अभी लेप्रोस्कोपी हुई थी। कुछ लोगों को पता होगा जो मेरे ब्लॉगिंग चैनल या रिएक्शन चैनल पर हैं, उन्हें पता होगा। मैंने यहाँ पर भी बताया कई बार कि मुझे फिजिकली कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे लेप्रोस्कोपी के लिए जाना पड़ा। दरअसल मुझे एंडोमेट्रोसिस थी जिसकी वजह से मेरी यूट्रस और जो ट्यूब्स होती है, ओवरी जो होती है, सब कुछ आपस में चिपक गई थी। आपस में चिपकने का मतलब मुझे जो सिस्ट थी उनमें से ब्लड निकलता था और वो जब पीरियड के टाइम में वो ब्लड बाहर ना आके सिस्ट से निकल के अंदर की तरफ फैलता था और जो ब्लड फैलता था उस सब चीज को उसने आपस में चिपका दिया था, जो कि काफी ज्यादा आप सुन रहे हो ना, इससे ज्यादा वो पेनफुल होता है। और मेनली आपको जब मेंस्ट्रुएशन सर्कल के टाइम पे या फिर उसके आसपास भी रेगुलर तो पेन रहता है, लेकिन उस टाइम पर काफी ज्यादा पेनफुल वो हो जाता है। तो मुझे भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने काफी टाइम तक दवाई खाई। एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है, लेकिन 1 साल तक तो मैंने लगातार दवाई खाई थी सिर्फ इसी चीज की। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो गया, अब हम बेबी के लिए ट्राई कर सकते हैं। बेबी के लिए ट्राई करने की दवाई दी, नहीं हुआ। फिर दूसरे महीने अल्ट्रासाउंड करा, फिर से सिस्ट बन गई, फिर से सिस्ट की दवाई दे दी। तो इस तरीके से ना मेरे साथ में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो फाइनली मुझे ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा, जिससे मैंने चूज किया लेप्रोस्कोपी मुझे करानी है। मतलब मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी और मैंने उसके बाद में 3 डॉक्टर की सलाह लेने के बाद में मैं फाइनली ऐसे डॉक्टर के यहाँ पे गई जिसके यहाँ से हमारा ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस था। मेरी भाभी की जो लेप्रोस्कोपी है वो वहीं पर हुई थी। उनको ट्यूब में बेबी था तो उसकी लेप्रोस्कोपी वहीं पे हुई थी, तो हम लोग वहीं पर गए। लेप्रोस्कोपी का कुछ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बहुत डरावने वाला था, कुछ भी था, लेकिन हाँ मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो गई थी। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगी जो अगर आप भी लेप्रोस्कोपी के लिए जाने वाले हैं तो उन चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि दूसरों का एक्सपीरियंस इन चीजों में बहुत ज्यादा काम आते हैं। दरअसल मुझे मेंस्ट्रुएशन सर्कल के टाइम पे मैं डॉक्टर के यहाँ पर गई। मेरे ऑलरेडी सब टेस्ट हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। उन्होंने सिर्फ मेरा जो है एक एक्सरे करवाया और एक जो दिल की धड़कनें होती है उसका टेस्ट करवाया। वो टेस्ट करवाने के बाद में रिपोर्ट उन्होंने सब मेरी अपने पास में रख ली, मेरी फाइल तैयार करा दी गई। उससे पहले भी कुछ टेस्ट थे जो उन्होंने करवाए थे, ब्लड टेस्ट थे वो करवाए थे, वो मेरी दूसरी डॉक्टर ने करवा दिए थे। तो उन्होंने जो मेरी अब वाली डॉक्टर थी उन्होंने वही टेस्ट मान लिए थे, बाकी टेस्ट उन्होंने खुद करवा दिए। करवा के मेरी जो है फाइल जमा हो गई। पीरियड के सेकेंड डे पे मैं गई थी और उसके बाद में उन्होंने मुझे लगभग 6-7 दिन का टाइम दिया, यानी कि 2 तारीख को मैं गई थी और 2 तारीख के बाद में मुझे उन्होंने कौन सी तारीख को बुलाया था, हाँ 9 तारीख को बुलाया मेरे ऑपरेशन के लिए। तो उस जब बुलाने वाला था उन्होंने मुझे टैबलेट लिख के दी। उसमें टैबलेट में 2 टैबलेट ऐसी थी जो खानी थी और बाकी 2 टैबलेट ऐसी थी जो इंटरनली रखनी थी। आप समझ सकते हैं इंटरनली कहाँ होगी, इंटरनली रखनी थी ऑपरेशन से पे जाने से कुछ टाइम पहले, यानी जब आप घर पर हो या फिर ऑपरेशन में जा रहे हो उससे पहले रखनी थी। साथ में उसी दिन यानी कि पीरियड के दूसरे दिन उन्होंने मुझे एक टिटर्स का भी इंजेक्शन लगवा दिया था। तो ये प्रोसीजर हुआ, मैं दवाई लेके घर आ गई। ऑपरेशन से 1 दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले मुझे खाने के लिए मना कर दिया था कि आपको शाम के बाद कुछ भी नहीं खाना है, लिक्विड खाना है। और जिस दिन ऑपरेशन है उस दिन तो 12 घंटे से पहले कुछ भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना। तो ये मेरी कुछ कंडीशन थी जो उन्होंने मेरे सामने रखी थी। इसके बाद में उन्होंने मुझे दवाई दे रखी थी, तो मैंने खाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर भी आ रहे थे, क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, क्योंकि मैं पहले बहुत सारी दवाइयाँ खा चुकी थी। तो मैंने जब वो पेट साफ करने की उन्होंने सुबह वाली जो टैबलेट दी हुई थी कि सुबह को इसको खाना है, या एक रात को भी खानी थी और एक शायद सुबह को खानी थी, तो मैंने रात को खाई और एक वो सुबह को खाई। तो क्या हुआ, उस वक्त में मुझे ऐसा लगा यार पेट तो मेरा ऑलरेडी खाली है, ठीक है, बट उस वक्त थोड़ा वो है कि भाई आपको वो दवाई देते हैं तो पेट में जो भी है वो निकल जाता है। वो हो गया मेरा। उसके बाद उन्होंने जो दवाई रखने के लिए दी थी ऑलरेडी, अब मैं उसको इंसर्ट करके वहां पे गई थी। जब मैं वहां पर पहुंची तो उन्होंने मेरी फाइल को लेकर मुझे पहले एक रूम दिया। रूम में कहा कि आप यहाँ पे रिलैक्स करो, ऑपरेशन के लिए जल्दी आपको ले जाया जाएगा। और मैं अपने भाई भाभी के साथ में वहां पर गई थी और मेरे हस्बैंड मेरठ से वहां पहुंचे थे, क्योंकि मैं मम्मी के पास थी उस वक्त में, ऑपरेशन से पहले मम्मी के पास में थी। मम्मी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए भाई भाभी को बुला लिया था, वो भी आ गए थे और इधर से मेरे हस्बैंड भी वहां पर चले गए थे।
वो तो हम लोग वहाँ पर जब इकट्ठा हुए, मुझे पहले उन्होंने अपनी ड्रेस पहना दी, उन्होंने कहा दवाई इंसर्ट कर लो, मैं कह रही ऑलरेडी मैं इंसर्ट करके आई हूँ। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे पहले यहाँ पर जो कैनुला होता है वो लगाया, मेरा यहाँ पर नहीं लगा था, इस जगह पे कैनुला लगा था, आप निशान अभी भी देख सकते हो, इस जगह पे मेरा कैनुला लगा था। वो निशान भी क्यों पड़ा, क्योंकि उसने खींच के इस तरीके से निकाल देता, तो कैनुला मेरा यहाँ पर लगा था, उसका अभी भी निशान है। तो यहाँ पे कैनुला लगा और उसमें से उन्होंने ग्लूकोज चढ़ानी शुरू कर दी। फिर उसके बाद मैं बैठी हुई थी तो उन्होंने बुला लिया कि चलो भाई नीचे चलो। नीचे मैं गई, हंसी खुशी जा रही थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं बिल्कुल मस्त एकदम से जा रही थी खुशी से। उन्होंने कहा कि हम आपको ना पाइप लगा देते हैं, जो आपके यूट्रस, जो बाथरूम की जो नली होती है वो वाला पाइप, नली बाथरूम की नली वाला पाइप लगा देते हैं। तो मेरी भाभी ने कहा कि अभी मत करो, ऑपरेशन में जब ये बेहोश होगी उससे पहले कर देना। तो आप भी ये डॉक्टर को सजेस्ट कर सकते हैं, बहुत लोगों को पहले ही वो लगा देते हैं, जो कि पेनफुल होता है थोड़ा सा। तो आप डॉक्टर को ये सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर लगाने वाले जो आएंगे कि आपको जब मुझे जो है इंजेक्शन दिया जाएगा आप मुझे तभी कर देना, वो कर देते हैं उस टाइम पर। तो वहां मुझे नीचे ले जाया गया, वहां पे उन्होंने पूछा कि मतलब जब क्लीन है एरिया सब कुछ, मैंने कहा हाँ सब कुछ क्लीन है। तो वहां उन्होंने बिठाया, उस वक्त में शायद उन्होंने कुछ नहीं, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं दिए, वहां पे ग्लूकोज शुरू किया गया था। तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में थे कमरे में, और फिर वो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थोड़ी देर बाद में। तो ऑपरेशन थिएटर में मैं गई, वो नॉर्मली सब आपस में बात कर रहे थे, और पीछे जो है म्यूजिक चल रहा था भगवान का, ओम ओम भूर्भुवः से चल रहा था, गायत्री मंत्र चल रहा था, और सब आपस में बात कर रहे थे। मैं भी उनसे हंसी खुशी बात कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो सब कुछ वो पूछ रहे कि क्या दिक्कत है, क्या बेबी है या नहीं है, हंसी खुशी बात चल रही थी। तो उसके बाद में उन्होंने जब वो मुझे बेहोश, वो थे जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे वो आ गए, तब तक भी मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं थी। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जब वो मुझे लगाने लगे, कहने लगे कि पीछे हो, तो ऐसे थोड़ा कमर से शर्ट, वो जो कपड़ा उन्होंने दिया होता उसको हटा के वो जो लगाने लगे, वो मुझे काफी पेन लगा। एक्चुअली जो वो होता है, जो दो हड्डियां होती है ना कमर की, जो आपस में हड्डियां जुड़ी होती है, उनके बीच में वो इंजेक्शन लगता है, जो कि मैं इस तरह से झुक के बैठ गई। अगर मैं सीधी बैठी होती तो शायद उसमें इतना पेन नहीं होता। तो भी आप एक बार उनसे पूछ लेना कि भाई किस तरीके से, किस पोजीशन में बैठे, क्योंकि पोजीशन का फर्क पड़ता है। उन्हें, मुझे याद है, उन्होंने थोड़े थोड़े गैप में 3 इंजेक्शन मुझे लगाए, थोड़े थोड़े गैप में वो 3 इंजेक्शन लगाए। शायद ऐसा होता है कि जितनी जहां पे उनको जो है वो करनी होती है ना कि सुन हो जाए, उस जगह पे इंजेक्शन लगाए। वो मुझे पेन हुआ, मैं चिल्लाने लगी। वो कह रहे अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं यार, वो मुझसे बात भी कर रहे थे साथ में, और मैं उस समय इतनी होपलेस हो चुकी थी कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी। तो जैसे उसने, यानी कि मैं घबरा गई एकदम से। जैसे उन्होंने इंजेक्शन लगाया, उन्होंने कहा कि लेट जाओ। उन्होंने कहा पैरों में कैसा लग रहा है, मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे करंट हो रहा था। तो जैसे उन्होंने मेरे कपड़े उतारने शुरू करे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप अगर ऑपरेशन में जा रहे हो, वहां मैन भी होते हैं, वुमेन भी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है एक इंसान घबराएगा ही, उसको अजीब लगता है या फिर कुछ भी आप सोच ले। उन्होंने जैसे कपड़े उतारने शुरू किए, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और मेरा बीपी एकदम डाउन हो गया, इतना ज्यादा डाउन हो गया कि मैं रोने लगी। मुझे पता ही नहीं कैसे कैसे वो आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मुझे अभी काट दिया जाएगा और ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मैं वहां पर, उन्होंने मेरे हाथों को बांधा, मेरी आंख पे पट्टी रख दी, और मैं वहां पर उन्हें चिल्लाने लगी कि भैया मुझे बेहोश कर दो, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं मर जाऊंगी। तो बल्कि मुझे नहीं पता था वो मेरे पैरों में क्या कर रहे हैं, हाँ लेकिन मुझे एहसास हो रहा था। उन्होंने कहा कि एहसास हो रहा है कि हम क्या करें। मैंने कहा हाँ मुझे एहसास हो रहा है, करंट दौड़ रहा है, लेकिन आप मुझे बेहोश कर दो, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो मुझसे बात करते रहे, फिर भी मैं चिल्लाती रही कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, आप मुझे बेहोश कर दो। मेरा बीपी इतना ज्यादा डाउन हो गया था। उन्होंने कहा घबराओ मत, ये वो, लेकिन मैं एकदम इतनी ज्यादा होपलेस हो गई ना, पता ही नहीं क्यों। बाहर में इतनी कॉन्फिडेंस से जा रही थी, लेकिन अंदर जाके मेरी हालत खराब हो गई। तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो मेरे साथ में हुई। उसके बाद में उन्होंने मुझे जो है, जो ड्रिप लगाई हुई थी उससे इंजेक्शन लगाया, और धीरे धीरे मैं बेहोश हो गई। फिर तो मुझे भैया, जब मैं बेहोश हो गई ना, फिर तो मुझे ऐसे सपने आ रहे थे जैसे मैं जेली के बीच में तैर रही हूँ, घूम रही हूँ, ऐसे वर्ल्ड में घूम रही हूँ जैसे दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। जैसे मुझे भी कुछ बेहोशी का
मतलब वो इतना प्यारा प्यारा सा मुझे फील होने लगना अचानक से कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं कहीं झूले पे झूल रही हूँ या कहीं जेली के बीच में कूदती फिर रही हूँ, जेलियाँ खा रही हूँ और मजे कर रही हूँ, गाना सुन रही हूँ, खेल रही हूँ। तो वो हुआ। उसके बाद में जो है उन्होंने बीच में मेरे हस्बैंड को बुलाया, उन्हें दिखाया, उन्होंने अंदर जो है लिक्विड डाल के दिखाया कि देखो सब कुछ खुल गया अंदर। और उन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड को ये भी दिखाया कि किस तरीके से सब कुछ अंदर चिपका हुआ था, अब हमने सब खोल दिया है। प्लस जिसकी मुझे आशा नहीं थी, यानी कि मेरे यूट्रस में भी सिस्ट बन चुकी थी, जिसका हमें पता ही नहीं था, यानी कि ना तो डॉक्टर को पता था ना ही किसी को पता था वो सिस्ट इतनी बड़ी बन चुकी थी। साथ में एक सिस्ट ऐसी निकली थी जो यूट्रस के नीचे बाहर की तरफ चिपकी हुई थी, जिसका भी डॉक्टर को अंदाजा नहीं था कि ये है क्या। तो डॉक्टर खुद इस चीज से अचंभित हो गए कि ये चीज हमें अल्ट्रासाउंड में दिख ही नहीं रही थी। उन्होंने काफी अच्छी तरीके से सब कुछ करके और मेरे हस्बैंड को दिखाया कि भाई ये निकला है इसके शरीर के अंदर से, और बाकी हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। हस्बैंड भी काफी ज्यादा संतुष्ट थे। ये आपके साथ होता है कि बुला के अंदर दिखाते हैं कि भाई देखो सब कुछ ठीक है। वो बाहर चले गए। थोड़ी देर में उन्होंने मुझे भी बाहर निकाल दिया। बाहर मतलब जो बाहर का जो रेस्ट रूम होता है बीच वाला, यानी कि जिसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं कि पेशेंट ठीक है या नहीं है। तो उसमें क्या हुआ, मुझे पता नहीं था कि मैं कितने घंटे बेहोश थी, बट मैं बेहोश थी। बार बार मुझे होश आ रहा था। मेरे घर वाले बराबर में खड़े थे, एक तरफ मेरा भाई था, एक तरफ मेरी भाभी थी। कभी मेरे हस्बैंड आते थे, कभी वो बाहर जाते थे परेशानी से। मेरा भतीजा मेरी भाभी के गोद में था, तो वो भाभी मुझसे बात करी। डॉक्टर बोल रहे कि इनसे बात करो कि इनके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी है, और हमें उम्मीद नहीं थी इतनी कमजोरी होगी कि। और मुझे एक चीज और मेरे साथ में हुई कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में बार बार वोमिटिंग हो रही थी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और मुझे बार बार वोमिटिंग हो रही। डॉक्टर कह रहे कि इसने खाया है। मेरे भाई ने कहा इसने नहीं खाया, इसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, ये वोमिटिंग। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको कमजोरी की वजह से हो रही है, इसको बहुत ज्यादा इसके शरीर में कमजोरी है जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो रही है। 3 बार मुझे वोमिटिंग हुई। बट वो ना वहां पे क्लियर करते रहते हैं। उनके पास कुछ ऐसे औजार होता है जो ऐसा नहीं होता कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, कुछ भी गंदे हो जाएगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आपको जैसे वो अंदर लेके जाएंगे बस थोड़ा कटा हुआ शरीर आपका बाहर आ जाएगा। वहां पर मैं बेहोश थी और बार बार मुझसे पूछे जा रहे थे, क्योंकि मेरा बीपी बार बार बहुत ज्यादा डाउन जा रहा था, बहुत ज्यादा डाउन जा रहा था। बीपी लगातार डाउन जाता जा रहा था। तो इसलिए घर वाले भी और डॉक्टर भी काफी ज्यादा उस वक्त में थोड़ा परेशान हो गए थे कि क्या हो रहा है, कि ये होश में क्यों नहीं आ रही है। क्यों। उसके बाद में जब मुझे थोड़ा बहुत होश आना शुरू हुआ, मैंने थोड़ा सा खुद को संभाला और थोड़ा सा मुझे पता चला, बट थोड़ा बहुत ही पता चला था। तो उन्होंने मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया। जब मेरा बीपी थोड़ा सा कंट्रोल में आया, रूम में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद भी वो बार बार आ रहे थे। तो मुझे उस वक्त में पता है कि मेरे आसपास कौन था, वो मेरे साथ में क्या कर रहे हैं। इंजेक्शन वगैरह उन्होंने लगाया और लगा के लिटा दिया। मतलब जब मुझे ऊपर लेके जा रहे थे, ऑपरेशन से ऊपर लेके जा रहे थे रूम में, जब भी मुझे ये होश था कि हाँ भाई मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे इतना पता था कि कुछ हो रहा है, पर यूं नहीं पता था, ना मैं हिल पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे पेन किलर वगैरह लगाया। मैं बेहोश थी, मैं सो रही थी आराम से। जब मुझे होश आया तो तब मुझे पता चला कि भैया मैं 3-4 घंटे लगातार बेहोश थी, कुछ मुझे होश नहीं था। मेरे घर वाले, मुझे इतना जरूर याद है कि एक तरफ मेरा भाई खड़ा हुआ था, एक मेरी तरफ भाभी, वो मुझे आवाज लगाए जा रही कि उठ जा उठ जा, और बार बार मेरा भाई चिल्ला रहा है इसका बीपी डाउन हो गया, इसका बीपी डाउन हो गया। तो वो काफी ज्यादा उस वक्त होता है ना कि डर जाता है कि ज्यादा बीपी डाउन चला गया कुछ भी। फिर आके वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि पैरों में कुछ महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो थोड़ी देर बाद पैरों में भी महसूस होना शुरू हो गया था। ये ऑपरेशन वाले दिन का काम वो है। फिर ड्रिप वगैरह लगती रही और इंजेक्शन वगैरह उसमें लगाते रहे। तो वो बीच बीच में आके आपसे पूछते हैं कि आपको पेन किलर वाले इंजेक्शन लगाने हैं या नहीं लगाने। आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें पेशेंट के साथ किसी को भी रहने की इजाजत नहीं दी जाती। लकीली मेरा हॉस्पिटल ऐसा नहीं था, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे। और प्लीज कभी ऐसे हॉस्पिटल में मत जाओ जहाँ पेशेंट के साथ में उनका कोई घर वाला ना हो, क्योंकि आपकी हालत बहुत ज्यादा उस वक्त खराब हो जाएगी। क्योंकि उस वक्त में ना आप अपने आप को देख के जब संभाल पाते हो, जब आपके घर वाले आपको दिखते हैं ना कि हाँ दिख रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तो वो चीजें थोड़ा अकेले में इंसान को सहन करना वो चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और फिर मुझे नहीं पता था कि मुझे कितने कट आए हुए हैं या कुछ भी, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में 3 आता है तो इसलिए पता था। कहाँ आए हुए हैं ये नहीं पता था, क्योंकि पेट पे पट्टी बंधी हुई थी, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ ये था कि नाभि के पास से एक उन्होंने वो निकाली हुई थी जिससे ब्लड निकल नहीं, नाभि के पास से नहीं, इधर की साइड से लेफ्ट हैंड साइड के, जिससे ब्लड निकल रहा था।
और यूरिन वाला पाइप लगा हुआ था, ये था। और बार बार डॉक्टर आके पूछ रहे थे, जो जो पूछ रहे थे सब कुछ था। तो उसके बाद में क्योंकि मेरी कंडीशन ज़्यादा खराब हो गई थी, वैसे मेरा अगले दिन डिस्चार्ज हो रहा था, बट मेरी कंडीशन की वजह से और जो शरीर में मेरी इतनी सारी जो गंदगी निकली थी उसकी वजह से मुझे एक दिन और रखा गया। और नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा सा फील ठीक हुआ, तो मुझे जब उन्होंने पाइप वगैरह, मैं वॉशरूम जाना था मुझे, तो मैंने कहा कि मुझे पाइप हटा दो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वो हटने के बाद जलन होती है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने जैसे ही पहले उन्होंने ब्लड वाला जो पाइप है ना हटाया, छुट्टी से पहले ब्लड वाला पाइप हटाया, तो फिर जो यूरिन वाला पाइप है वो हटाया। और सच मानिए दोनों में कुछ भी पेन नहीं होता, निकालते हुए ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पेन होगा, नहीं होता, थोड़ा सा मतलब वो लगता है कि यहाँ से कुछ निकला है, तो वो हो गया। उसके बाद में मुझे यहाँ पर जब उन्होंने कैल्वर निकाला मुझे बहुत पेन हुआ, क्योंकि उन्होंने पकड़ के ऐसे खींच दिया, यहाँ पे इतना बड़ा छेद हो गया था, तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। और यहाँ पे उन्होंने फिर पट्टी वगैरह लगा दी और इंजेक्शन वगैरह लगा के मुझे दवाई वगैरह देके, जब उन्होंने अच्छे से नहला के कपड़े चेंज करवा के जब मुझे भेजा था। और उसके बाद में मुझे एक दिन तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई, नॉर्मल जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की होती है। उसके बाद में मैं घर गई, धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, धीरे धीरे सब कुछ होने लगा था। और एक दो बार उन्होंने पट्टी के लिए भी बुलाया। और खाने में बहुत कम चीजें ऐसी थी जो मैं खा सकती थी, जैसे खिचड़ी वगैरह, क्योंकि मैं बहुत कम चीजें वैसे ही बहुत नहीं खाती। तो वो डॉक्टर की आप सलाह लीजिए, आपको क्या खाना है, डॉक्टर आपके हिसाब से बताएंगे, आप किसी की इसमें सलाह ना लीजिएगा, क्योंकि लोग आके कुछ भी बोलेंगे। इसके बाद में जब मेरी पट्टी चेंज होती थी ना, तो मुझे एहसास होने लगा कि कुछ मेरे लेफ्ट साइड में अजीब हो रहा है, क्योंकि मुझे ना इसमें पेन रहता था। मुझे बीच में बहुत ज्यादा जुकाम हो गया, मेरे लूज मोशन हो गए, मेरा पेट बिल्कुल खराब था। मैं चल पाती थी आराम से, 2 दिन घर में आने के नेक्स्ट डे मैं थोड़ा बहुत चल रही थी। उसके बाद में मैं चलना शुरू कर दी। जब मेरे टाके लगे हुए थे तो थोड़ा बहुत मैं चल लेती थी आराम से, कुछ ऐसा वो नहीं था। या फिर पट्टी बांध के या बेल्ट बांध के आप चल सकते हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, आराम से चलो। ऐसा नहीं है कि भाई भाग रहे हैं या बहुत वो कर रहे हैं, आराम से चलो, सीढ़ियां ना चढ़ो। तो ये था। लेकिन फिर भी इतनी सावधानी के बाद भी जब उन्होंने मेरे यहाँ का टाका खोला ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, कह रहे कि हाँ नहीं ठीक हो जाएगा। तो वो टाका खोला ना, वो हल्का साइड से इतना सा खुल गया टाका। वहां पर उन्होंने ना मुझे पट्टी बांध के घर पे तीनों तरफ पट्टी बांध के भेजा। 2 दिन बाद वो पट्टी हटानी थी नहाने के बाद में। नहाने के बाद जैसे मैंने पट्टी हटाई तो वो इतना ज्यादा खुला हुआ था, इतना ज्यादा खुला हुआ था, और उसमें येलो येलो वो हो रखा था। और उसके बाद में डॉक्टर ने उन्होंने मुझे ट्यूब लगाने के लिए दे रखी थी, वो मैंने लगाई। डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि अब या तो अभी आ जाओ या सुबह आ जाओ। तो फिर मैं जब सुबह तक मैंने देखा वो इतना ज्यादा हो गया, तो फिर मैं डॉक्टर के पास खैर जब गई तो उन्होंने मुझे सफाई सुफाई करके दवाई दुई लगाए। गनीमत ये थी कि वो अंदर की साइड से नहीं पका, अगर अंदर की साइड से पक जाता तो मुझे प्रॉब्लम आ जाती। ये मेरा थोड़े टाके में, और वो उसको थोड़ा टाइम लगा भरने में। इधर वाले टाके में अभी भी प्रॉब्लम होती है, खुजली होती है। फरवरी में हुआ था और अभी जुलाई है, खुजली होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि लेप्रोस्कोपी के बाद बहुत वो होगा। हाँ, जब मौसम कुछ अजीब होता है तो कमर में दर्द होता है, उसकी डॉक्टर दवाई दे के रखते हैं, और ये सब चीजें आपका चलता है। उसके 2 महीने तक आपको हस्बैंड से दूर रहना है, 2 या 3 महीने कम से कम डॉक्टर बताएंगे आपको, वो अपने हिसाब से बताएंगे, वो आपको उस चीज में फरेज करना है। बाकी काम में फरेज का ऐसा नहीं होता, लोग बोलते हैं नहीं आप कर सकते हो, ये है 1 महीने तक तो आपको फरेज करने के लिए बोला जाता है। 15 दिन तो आप काम नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। 15 दिन के बाद में मतलब चलो फिरो, अपना खाना खा लो, अपना खुद से खाना ले लो, ये आप करो जो नॉर्मली काम करने के हैं। ऐसा नहीं है कि झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो और बर्तन मांज रहे हो या फिर बेलन का यूज कर रहे हो, आटा बना रहे हो, वो नहीं करना है। 15 दिन बाद धीरे धीरे आप हल्के फुल्के काम कर सकते हो। 1 महीने बाद आप जैसे खाना बनाने में कुछ आटा बना सकते हो या इस तरीके की चीजें कर सकती हो। और अगर वो झाड़ू पोछे की बात आए तो झाड़ू पोछे के लगभग 2 से 3 महीने का वो आपको बोलते हैं कि आपको रेस्ट करना है। मेरे केसेस में ऐसा हुआ था, मुझे नहीं पता वो कौन से लोग होते हैं जो अगले दिन काम करने लगते हैं या कुछ वो होते हैं, मेरे केसेस में तो ऐसा ही हुआ था। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।